मौसमियाती तब्दीली के सबब हमारे माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसने इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। इसी ख़तरे से दुनिया को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है एक ख़ास थीम के साथ। इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे और अगर आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ या साइंसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बताएंगे कि आपके लिए करियर के क्या इम्कानात हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एनवायरमेंटल साइंसेज में करियर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो हम आपको उसकी तमाम जानकारियाँ फराहम कराएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि एनवायरमेंटल साइंसेज की फील्ड आखिर है क्या। माहौलियाती तब्दीली के बाइस बढ़ते माहौलियाती खतरे से दुनिया को बचाने के लिए हर सतह पर कोशिश हो रही है। इन्हीं काविशों में अहमियत का हामिल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हर साल पूरी दुनिया में 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तईं बेदार करना होता है। इसके साथ ही दुनिया को माहौलियाती खतरात से बचाने में बुनियादी अहमियत की हामिल है इस मैदान से जुड़ी तालीम और तहकीक, जिसको हम सभी एनवायरनमेंटल साइंस के नाम से जानते हैं। एनवायरनमेंटल स्टडीज यानी माहौलियाती तालीम उस मखसूस मुताले और तहकीक को कहते हैं जो आम आवाम को माहौलियाती चैलेंजेस से आगाह कराकर माहौलियाती बेदारी को आम करने में अहम रोल अदा करती है। आज हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस मैदान में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मुहैया करा रहे हैं। 12वीं के बाद कोई भी नौजवान एनवायरनमेंटल स्टडीज में बीएससी का ऑप्शन चुन सकता है। एक तरफ जहां कई यूनिवर्सिटीज एनवायरनमेंटल साइंस में ग्रेजुएशन सतह पर तालीम दे रही हैं, वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अलावा कई आईआईटी इदारों में इसका पीजी कोर्स मौजूद है। जहां माहौलियाती चैलेंजेस हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है, वहीं इन चैलेंजेस ने करियर के इम्कानात को भी 2 गुना कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक जान लिया होगा कि एनवायरमेंटल साइंसेज की फील्ड आखिर क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में, जहां हम जानेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की क्या अहमियत है और एनवायरमेंटल साइंसेज में करियर के क्या क्या इम्कानात हैं। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एनवायरमेंटल साइंसेज में करियर के क्या इम्कानात हैं। इसी सब्जेक्ट पर मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर पीके जोशी। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, जैसा कि हम जानते हैं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है और 5 जून आने वाली है और इस साल की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको क्या लगता है ये जो दिन है हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आम लोगों में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अवेयरनेस फैलाने में कितना अहम होता है? देखिए, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं और कोई भी देश, कोई भी सरकार इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती है। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें चाहिए कि आम जनता इसमें अपनी भागीदारी दे, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो इसके लिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया गया और ये माना गया कि हर साल हम लोग कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें अवेयरनेस और मोटिवेट किया जा सके जनमानस को, ताकि वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर सकें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए। जैसा कि इस बारी का थीम है कि हम प्लास्टिक को एक बहुत बड़ा चैलेंज देख रहे हैं और किस तरह से जो प्लास्टिक का जो ज़ीरो यूज़ जो है उसको किस तरह से हम इनकरेज कर सकते हैं, इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम उसको बैन करें और ज़ीरो डाउन करें। बिल्कुल, तो आम लोग जो हैं उन्हीं में बेदारी जितनी ज़्यादा फैलेगी, ज़रूरी है कि वो खुद आगे आएँ और प्लास्टिक हम देखते हैं आमतौर पर यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें, जो ख़ास तौर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। सर, जैसे कि हम जानते हैं पूरी दुनिया, अभी आपने भी कहा कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मंथन कर रही है, कोशिश कर रही है, तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मांग भी बढ़ी रही होगी, जाहिर सी बात है। ऐसे में आपको क्या लगता है करियर के इम्कानात को कितना बढ़ावा दिया है इसने? देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस आज की तारीख में एक डिसिप्लिन के जैसे इमर्ज हुआ है, उसके साथ ही साथ ये प्रोफेशन के जैसे भी इमर्ज हुआ है। ये सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स
एक पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं है, ये अक्रॉस द सेक्टर्स देखी गई हैं कि चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो। आज की तारीख में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें 17 गोल्स में हर गोल में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो लिंक्ड हैं। तो जो करियर जो डिमांड कर रहा है वो ऐसा डिमांड कर रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में जागरूकता हो, और जो भी वो लोग काम कर रहे हैं एक सेंसिटिवनेस हो टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। तो आजकल के जितने भी डाइवर्स प्रोफेशंस हैं उन सभी में इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जी सर, आपको क्या लगता है किन देशों की, अगर हम बात करें तो भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है एनवायरनमेंट को बचाने की, अगर हम बात करें, और ज़मीनी सतह पर आपको क्या लगता है और क्या काम होने चाहिए? देखिए, अगर आप ग्लोबली कंट्रीब्यूशन देखें तो यूरोप के कुछ छोटे देश हैं, स्वीडन है, जर्मनी है, जिन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की। कोस्टा रिका है, वो बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। तो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल या 10 साल तक जाएं तो हम देखते हैं कि अन्य देश भी काफ़ी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भारत उसमें स्पेसिफिकली बहुत एक्टिवली आया है। जब भी हमने क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों की बात की है तो उसमें चाहे वो आप ग्लासगो का देखिए, चाहे जो अभी रिसेंटली इजिप्ट में कॉप हुआ, तो भारत ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व किया है छोटे देशों का, और स्वयं भी जिम्मेदारी ली है कि हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को एक्टिवली उसको एक्शन में। जी, जैसा आपने कहा कि भारत ने भी जिम्मेदारी ली, किस तरह के काम यहाँ पर किए जा रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? देखिए, जो एनवायरनमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि हम किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, कोल को यूज़ करते हैं, पेट्रोल को यूज़ करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहे हैं या नेचुरल इकोसिस्टम्स को डिग्रेड कर रहे हैं। इन सब का लिंकेज है डेवलपमेंट के साथ, इन सब का लिंकेज है क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनके साथ। तो भारत ने बहुत ही मुखर रूप से इस तरह के डिसीजंस लिए हैं, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कन्वर्ट करें, हम चाह रहे हैं कि हम ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करें, और साथ के साथ हम चाह रहे हैं कि जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारी ज़मीन है, उसको हम लोग क्लीन रखें। जी, तो जैसा कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है अभी जैसे कि हमने बात की थी कि बढ़ावा मिला है करियर अपॉर्चुनिटीज़ को। किस तरह की तालीम दी जाती है हमारे मुल्क की, अगर हम बात करें एनवायरमेंटल साइंसेज में? देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में भी जाएं, साइंस से पहले इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है, पहले दर्ज में, दूसरे दर्जे में, तीसरे दर्जे में। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास बीएससी के प्रोग्राम्स हैं, एमएससी के प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी रिसर्च की जाती है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है। तो हमारे काफ़ी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हायर लर्निंग के, और इवन स्कूल, जहाँ पे इस तरह की फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो इनफॉर्मल एजुकेशन हो सकती है उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं, जिसमें हम लोग ग्रीन स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा एनजीओज़ हैं, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बीच बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करती रहती हैं, मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम करती हैं, ताकि जो अवेयरनेस है एनवायरनमेंट के प्रति या जो सेंसिटिविटी है उसको हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से रख सकें। तो आप फॉर्मल एजुकेशन भी देखते हैं, नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन भी देखते हैं, साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देखते हैं देश में, जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में चर्चा होती है और उसके लिए एक्शंस भी लिए। अभी जैसा आपने कहा फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, अब क्या डिफरेंस है तीनों में, किस तरह की तालीम दी जाती है इनमें? देखिए, जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल साइंस और उसका यूटिलाइजेशन, उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। जब हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो वो बहुत ही इशू सेंट्रिक होता है या प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है, जिसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो उस तरह की चीज़ों को दिया जाता है। और अगर इनफॉर्मल में स्किल डेवलपमेंट इस तरह के भी होते हैं कि वो प्रो इन्वायरमेंट एक्शंस करें, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें किस तरह से प्रो इन्वायरमेंट हो सकें। और जब हम कॉरपोरेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो आज की तारीख में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इमर्ज हुआ है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की देखरेख करनी है। तो उस तरह के आयामों के बारे में इसमें बातचीत होती है। जी सर, जैसे आपने बताया कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से
जो नौजवान इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, अगर स्कूल से ही वो सोच रहे हैं कि हाँ हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स उनके पास 11th या 12th में होने चाहिए कि वो तभी इस फील्ड में आ सकते हैं? देखिए, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस समझें तो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें हर डिसिप्लिन के लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, बट प्राइमरीली ये माना जाता है कि साइंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसका मतलब 10+2 के बाद उन्होंने साइंसेस पढ़े हों और उसमें मैथ्स होती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लोग उसमें इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटर साइंसेस की बातें कर रहे हैं। तो आज के दौर पे ऐसा देखा जा रहा है कि सभी साइंस डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटीज़ में स्पेशली इकोनॉमिक्स, इस तरह का बैकग्राउंड के लोग इन्वायरमेंटल साइंसेज में आ सकते हैं और वो कुछ इसमें लर्न करके ऐड ऑन कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे और ज़्यादा अप्लाइड बनाया जा सके। जी, और आपको क्या लगता है सर, किस तरह की स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए नौजवानों में जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सके इस फील्ड में? देखिए, वैसे तो मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए मानता हूँ, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए स्पेसिफिकली जुनून की बहुत ज़रूरत है। पैशन होना चाहिए और सेंसिटिविटी होनी चाहिए इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में। यदि आप में वो पैशन है तो ऑटोमेटिकली वो आपको ड्राइव करता है कि आप बेसिक साइंसेस को आप यूज़ कर सकें और इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस की ओर देखें। और इसके अलावा आपके पास कहीं ना कहीं एक डायनामिज्म होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस अपने में एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है और जिस तरह की ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में वो डायनामिज्म होना चाहिए कि आप नई चीज़ों को सीखें, नई चीज़ों को समझें और उनको सही तौर पे अप्लाई कर सकें। और थर्ड जो है वो है नेटवर्किंग, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और हर सेक्टर के लोग इससे लिंक्ड हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह की नेटवर्किंग स्किल्स भी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें और जो वो समस्याएं हैं उनके लिए आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। अब किस तरह का काम करते हैं इस फील्ड में तालीम लेने के बाद? क्या बीएससी करने के बाद सीधे नौकरी मिल सकती है या कोई स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी है? देखिए, बीएससी लेवल में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री दी जाती है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की ज़रूर दी जाती है, जो इंडस्ट्रीज़ में या अदर ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए ज़रूरत होती है कि आप मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट अर्न करें और यदि हो सके तो आप रिसर्च भी करें, कुछ एडवांस इंटर्नशिप करें, किसी रिसर्च लैब में काम करें, ताकि चीज़ों को आप भली भांति से समझ सकें। और फिर ये जो नॉलेज जो है वो होनी चाहिए एक्शन रिसर्च ओरिएंटेड। समझने के अलावा आप उसको ग्राउंड में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस तरह की नॉलेज की आपको इसमें ज़रूरत रहती है, ताकि आप सही तरीके से समस्याओं को समझें और उसके अनुरूप उसमें जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं या जो एक्शन आइटम्स जो हो सकते हैं उसको आप एनालाइज करें और अकॉर्डिंगली अपनी रिकमेंडेशंस, अप्लाइड रिकमेंडेशंस दें। जी, एक सवाल और किया था सर मैंने इसी में, किस तरह का काम करते हैं स्टूडेंट्स? जो भी ग्रेजुएट होके, या तो एक पाथवे है जिसमें वो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, CSIR की लैब्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी NGOs हैं, इंटरनेशनल NGOs हैं या यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्क करती हैं। फिर लोकल NGOs भी हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। आज की तारीख में इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो कॉरपोरेट सेक्टर जो है, जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं, जिसको हम सही मायने में नहीं सोचते हैं कि वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स करते होंगे, वो लोग भी इन्वायरमेंटल कंसर्न में काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लोग इन्वायरमेंटल सर्विसेज देना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो फ्रेश ग्रेजुएट है या जिसके पास मास्टर्स डिग्री है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट देखता है और वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। जी सर, आपने अभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात की थी। एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्या डिफरेंस है? देखिए, इंजीनियरिंग हमेशा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहा है और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सॉल्यूशंस देता है। साइंसेज होता है जो फंडामेंटल प्रोसेस जो है उसको समझना और फिर उसके बेसिस पे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग करके सॉल्यूशंस देना। तो इंजीनियरिंग एक टूल डेवलपमेंट की एक्टिविटी है
जबकि साइंसेज जो है वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और फिर उसके बाद उसमें इंटरवेंशन की एक प्रोसेस है। सो दोनों ही अपने में इम्पॉर्टेंट हैं, बट दोनों ही अपने में डिफरेंट हैं। जी, अभी आपने ये भी बताया था कि जो बच्चे निकलते हैं रोज़गार के लिए वो लोग रिसर्च भी करते हैं। हमारे मुल्क में जो रिसर्च हो रही है इस फील्ड में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कहीं पे कोई कमी है जो हमें और ज़्यादा कुछ करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए? देखिए, मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि जो इन्वायरमेंटल रिसर्च जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो 100% सेटिस्फाइड काइंड ऑफ एक्टिविटी है। कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि जो हम लेबोरेटरी में जो रिसर्च करते हैं उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकें, और जैसे ही फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, आपको सोशल सपोर्ट चाहिए, ओवरऑल गवर्नेंस का पिक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी लैब रिसर्च है वो फील्ड में जा सके। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है कि इंडस्ट्रीज़ का इंटरेक्शन हम सभी फील्ड्स में, ताकि ऐसा देखते हैं कि जो इंडिया में जो एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है वो रिलेटिवली वीकर है, तो हमको उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि जो रिसर्च की जाती है वो इंडस्ट्री में वाकई रूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, यूज़ हो, और जो नए चैलेंजेस हैं वो हमें बताएं कि किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए। तो इस तरह के इंटरेक्शंस की ज़रूरत है जो अभी कहीं ना कहीं एक वीक लिंक है अभी रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन। सर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अपने आप में मतलब नाम है एक, और अगर इसके स्कूल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसेज की बात करें तो यहाँ पे किस तरह की तालीम दी जाती है और किस तरह का काम किया जाता है एनवायरनमेंट के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज जो JNU का है ये अपने में फर्स्ट स्कूल्स में रहा है कंट्री के, और जिन लोगों ने इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया तो उन्होंने शुरू से माना कि आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जियोलॉजी वाटर रिसोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको बायोलॉजिकल सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे स्कूल में ये 4 तरह के एरिया बनाए गए जो मुझे नहीं लगता किसी और डिपार्टमेंट या स्कूल में हैं अभी। और जो हमारी टीचिंग है और जो रिसर्च है वो इन सभी पर्सपेक्टिव्स को बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर में लेके चलती है, और हमारी रिसर्च भी इसी तरह से इन फील्ड्स में कंट्रीब्यूट करती है। और शायद इन्वायरमेंटल साइंस ऐसी ही अप्रोच चाहता है कि आपके पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग हो और इंटरडिसिप्लिनरी उसमें वर्क हो, ताकि उस तरह की एजुकेशन दी जाए, उस तरह की रिसर्च हो, उस तरह का एक्शन किया जाए। जी सर, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे मुल्क में जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं? देखिए, हमारी काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके पास भी इन्वायरमेंटल साइंसेस का प्रोग्राम है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, टेरी जिसको जाना जाता है, उनका भी अपना MSc डिग्री का प्रोग्राम है। एट्री एक अशोका ट्रस्ट फॉर एनवायरनमेंट है, वो भी इस तरह का प्रोग्राम रन कर रहे हैं। IITs हैं जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको क्या लगता है इस फील्ड में काम करने के लिए जब नौजवान निकलते हैं तो एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है कि अच्छा अब ये इस इंस्टीट्यूट से आया है तो कुछ दम होगा इसमें? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो हकीकत है। अगर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं या जो इंस्टीट्यूट्स वेल कनेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, तो वो अपनी टीचिंग में कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जो क्वालिटी एजुकेशन जिसको कहा जाता है, जो वाकई कुछ चेंज ला सकती है, इन बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का ये ज़रूर फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, नॉलेज जो है वो कहीं पे भी लिमिटेड नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूट्स में हो। यदि कोई अपनी नॉलेज को, जो बुक नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट करता है या कनेक्ट कर पाता है, तो इवन छोटे इंस्टीट्यूट से भी लोग अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हमें ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनके पास अच्छा रिसोर्स हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। जी, क्वालिटी एजुकेशन की आपने बात की। आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में जो तालीम दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, उसमें क्या कुछ और बेहतरी की जा सकती है? हमेशा किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, और जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली आई है तो उसने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा है, और उन्होंने एक जो स्किल डेवलपमेंट जो है और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उस पर काफ़ी तवज्जो दी है। तो शायद ये एक ज़रूरत देखी गई कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो बिलोंगिंगनेस है टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स सेक्टर, टुवर्ड्स इन्वायरमेंट,
उसको डेवलप किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था कि हम इसको, और इस तरह के डिसिप्लिन के लिए जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपके पास पैशन होना चाहिए, पैशन के साथ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। तो इस तरह के चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। और ज़रूरत जो एक और मुझे लगती है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री को कनेक्ट करें और उस कनेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में पढ़ते हैं वो इंटर्नशिप करें और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें, और ताकि वो अपनी एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सकें और हमें भी एक तरह का फीडबैक मिले कि रेलेवेंस कितना है एजुकेशन का टुवर्ड्स इंडस्ट्री या टुवर्ड्स कम्युनिटी। अगर इस पक्ष में भी यदि काम किया जाए तो इस तरह के प्रोग्राम्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ सकती है। जी, आपने कहा कि इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। अब जेएनयू की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट साइंसेज है, यहाँ पे क्या जॉब असिस्टेंस दिया जाता है बच्चों को, या इंटर्नशिप के करवाई जाती है, यहाँ से कुछ मदद मिलती है? देखिए, हर इंस्टीट्यूट का एक बेसिक नेचर होता है। जेएनयू में जो लोग पढ़ते हैं वो लोग अक्सर रिसर्च करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, तो एक निश एरिया है। लेकिन उसके अलावा हम लोगों का प्रोग्राम इस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज है कि हम उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं, फील्ड विजिट्स कराते हैं, और जो कॉरपोरेट से लोग या इंडस्ट्रीज से लोग हैं उनको सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स में लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं ताकि वो लोग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो हम वो पक्ष का भी एक मतलब बहुत स्ट्रांगली हम ध्यान दे रहे हैं कि जो इंडस्ट्री और एकेडमिक इंटरेक्शन जो है वो बना रहे। साथ के साथ जेएनयू का अपना प्लेसमेंट सेल भी है जो सेंट्रलाइज्ड यूनिट है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं कि उनको अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट मिल सके। लेकिन मैं ब्रॉडर टर्म्स में बात करूं तो मैं ये देखता हूं कि जेएनयू से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, तो सब लोग एडवांस स्टडीज़ या एडवांस रिसर्च को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं देन दैट ऑफ जॉब्स। जी, सर आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो इस फील्ड में हम और क्या कुछ नया देख सकते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह की और गुंजाइश है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो जब हम डिसिप्लिन वाइज देखते हैं तो ये बहुत ही कंप्यूटेशनल वर्ल्ड में हम लोग जा रहे हैं, डेटा को इंटीग्रेट करना, एनालाइज करना। तो जो आप बिग डेटा की बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो वो भी इन्वायरमेंटल साइंसेज में आ रहा है। तो एक पक्ष वो है। दूसरा, जब आपने जो कम्युनिटी की बात की, सोसाइटी को इंटरेक्शन की, तो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम सोसाइटी को भी एनेबल करें टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, ताकि कुछ इस तरह का एक बैलेंस बने कि लोग इसके बारे में ज़्यादा सेंसिटिव रहें, और जो स्टडीज़ हो रही हैं, जो रिसर्च जो हो रही हैं, वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो सकें इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी, ताकि एक कोलैबोरेटिव मैनर में साइंस, पीपल एंड पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग रहे, और ताकि हम बेटर चीज़ें कर सकें फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जी, पीछे जाएंगे, एक सवाल रह गया था जो मुझे पूछना था। हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे, जॉब्स की बात कर रहे थे। टॉप रिक्रूटिंग इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं हमारे मुल्क की, अगर हम बात करें इस फील्ड में? देखिए, जितनी भी डिस्टिलरी यूनिट्स हैं, जो वाटर या जितनी भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी से रिलेटेड जो लोग कोल यूज़ करते हैं, या जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सॉलिड वेस्ट जनरेशन या उसके कंजम्पशन में, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ही प्रोएक्टिवली इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो बाकी बिजनेस हाउसेस भी जो हैं वो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं या इन्वायरमेंटल कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। तो पूरी डाइवर्स इंडस्ट्री जो है वो इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, तो वहाँ पे भी इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल और नेशनल एनजीओज़ हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं, जो मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, वो सारी कहीं ना कहीं इस तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। CSIR लैब्स हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिसर्च करती हैं, IITs हैं, यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैं जहाँ पे ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अब सर, हर फील्ड की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। अगर हम इस फील्ड की बात करें तो जो नौजवान इस फील्ड में आते हैं काम करने के लिए, वो किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा ये अपने में डायनामिक फील्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, तो ये बहुत जल्दी चेंज होती हैं चीज़ें, पैरामीटर्स
चेंज होते हैं, उनके लिंकेजेस चेंज होते हैं, तो उस तरह की अंडरस्टैंडिंग, अपने को अपडेट रखना विद द रीसेंट डेवलपमेंट्स, जस्ट नॉट साइंस बट गवर्नेंस, एडवोकेसी में, या जो प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेशनल होते हैं उसकी जानकारी में अपने आप को अपडेट रखना, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये मल्टीडिसिप्लिनरी है तो इसके लिंकेजेस सभी सेक्टर्स के साथ हैं, जो वो लिंकेजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करना, और वो कितने स्ट्रांग हैं लिंकेजेस, किस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है, उस चीज़ को लिंक करना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है किसी भी रिसर्चर को या किसी भी स्टूडेंट को जो इसमें एम्प्लॉयमेंट देखता है या आगे काम करना चाहता है, उनको इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना। बिल्कुल। सर, आपने भी इस फील्ड में काम किया है, ऐसे में आपके अहम काम को, जो आपकी रिसर्च है उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने जो रिसर्च शुरू की तो मैंने कोशिश की कि जो रिमोट सेंसिंग है, जिसमें सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल होता है, या GIS जो है, उससे हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं। मैंने शुरू में फॉरेस्ट्री सेक्टर में काफ़ी काम किया है, फिर ओवर द पीरियड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, और आज की तारीख में मैं कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन किस तरह से क्लाइमेट चेंज विज़ा विज़ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, जो ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है टूल्स की, वो है रिमोट सेंसिंग, जिसमें सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग आता है, GIS आता है, जो टेक्नोलॉजी है कि उसको कैसे हम यूज़ करें कि हम एनवायरनमेंट को बेटर वे में समझ सकें या बेटर वे में उसको मैनेज कर सकें। सो मेरी जो रिसर्च टीम है वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस करती है, इकोसिस्टम स्टडीज़ में, सर्विसेज में, यूजिंग रिमोट सेंसिंग GIS एज अ प्राइमरी टूल। जी, काफ़ी कुछ बताया सर आपने एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में, करियर के क्या इम्कानात हैं और क्या कुछ तालीम दी जाती है, कहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बताया। चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे, आपका मैसेज लेना चाहेंगे, जो नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप पैशनेट रहिए एनवायरनमेंट के लिए। हम कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट अंडरग्रेड लेवल से लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले इन अ फॉर्मल एजुकेशन। आप इसमें रिसर्च कर रहे हैं तो आप कनेक्टेड रहिए जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उस अंडरस्टैंडिंग को हम सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो तभी इन्वायरमेंटल साइंसेस के एक सही मायनों में उसका एक यूज़ है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, इनफैक्ट पूरे प्लेनेट के लिए उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि हमारा डिसिप्लिन काफ़ी सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल डेवलपमेंट। बिल्कुल, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, अपने वक्त निकाला, इतनी ढेर सारी जानकारियाँ हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, उम्मीद है एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि आप इस वक्त कहां कहां नौकरियां तलाश कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।